एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बड़ी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की हमारी क्लास है अधिगम के सिद्धांत के ऊपर से, जिसमें हम अधिगम के सिद्धांत को पढ़ने वाले हैं। और चलो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो चलो वीडियो में आ गए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, अदरवाइज़ बाद में निकल लेते हो आप लोग बिना लाइक किए हुए। ठीक है, स्टार्टिंग में ही कर दो क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है, मज़ा आने वाला है इसमें। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय, चेतना और व्यवहार दोनों को विज्ञान माना गया है। ठीक है, व्यवहारवादी सिद्धांत अपन देखते हैं। ये सब व्यवहारवादी हैं, जिनमें E.P. पावलोव हैं, B.F. स्किनर, थॉर्नडाइक। ठीक है, और इसके बाद C.L. हल। अच्छा, ये तो गेस्टाल्टवादी संज्ञानवादी सिद्धांत आ गए। व्यवहारवादी ऊपर के चार हैं, दिख रहे हैं नीचे फिर संज्ञानवादी आ जाते हैं, जो है मैक्स वर्दाइमर, कोहलर, कुर्ट लेविन, कोफका। ठीक है, और व्यवहारवादी और संज्ञानवादियों में अपन अंतर देख लेते हैं। व्यवहारवादी क्या करते हैं, पुनर्वलन पर जोर देते हैं, अनुक्रिया, उद्दीपक, प्रेरणा, अभिप्रेरणा, इनकी बात करते हैं। और संज्ञानवादी सिद्धांत क्या करते हैं, संवेदना, बुद्धि, संज्ञान, प्रत्यक्षीकरण और समस्या पर ध्यान देते हैं। यंत्रवत अधिगम होता है, यंत्रवत अधिगम नहीं होता है। इन्होंने पशु प्लस मानव पर किया, संज्ञानवादियों ने केवल मानव पर। अधिगम धीरे धीरे होता है, इसमें अधिगम अचानक होता है, सूझ अचानक आती है, जैसा कि देखा है अपन ने, है ना। इसके बाद अनुबंध का परिणाम अधिगम है और समस्या समाधान की योग्यता अधिगम है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे इसके बारे में, थॉर्नडाइक के बारे में। थॉर्नडाइक तो देखो, जन्म इनका कब हुआ था, 31 अगस्त 1874 में इनका जन्म हुआ। मृत्यु हुई थी 9 अगस्त 1949 में, है ना। मतलब अगस्त में ही पैदा हुए, अगस्त में ही गए। ठीक है, तो इसके बाद अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, पशु मनोविज्ञान के जनक थे। इनको पशु मनोविज्ञान के जनक और शिक्षा का भी बोला जाता है, और प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान इनको कहा जाता है। देश कहाँ के थे, अमेरिका के थे। किताब कौन सी है, एजुकेशन साइकोलॉजी। और प्रयोग किस पर किया था, बिल्ली पर किया था। सीखने के इनने नियम दिए हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम प्रतिपादित किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन मुख्य नियम देख लेते हैं। एक है तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा परिणाम का नियम, जैसे प्रभाव और संतोष का नियम भी कहते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए, अब सिद्धांत के उपनाम देख लेते हैं, मतलब इनके सिद्धांत को किन किन अन्य नामों से जाना जाता है। तो पहला आता है प्रयास एवं त्रुटि का नियम, बहुत फेमस है। प्रयत्न एवं भूल का नियम, ये भी फेमस है, बहुत पूछता है एग्जाम में। आवृत्ति बार बार का सिद्धांत और उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। SR बॉन्ड भी इन्होंने दिया है, और संबंधवाद का सिद्धांत। ठीक है, SR बॉन्ड भी बहुत पूछा जाता है, तो उसको भी विशेष ध्यान रख लेना। आगे देखेंगे, संयोजनवादी सिद्धांत इनने दिए हैं, और अधिगम का बंद सिद्धांत भी इनने दिया है। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम देख लेते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर कुछ सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया है, जिन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, मुख्य नियम तथा गौण नियम। मुख्य नियम के अंतर्गत 3 नियम हैं तथा गौण नियमों के अंतर्गत 5 नियम हैं। इस आधार पर थॉर्नडाइक ने सीखने के 8 नियम बताए हैं। ठीक है, मुख्य नियम कौन कौन से हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। ठीक है, ये 3 नियम इनने मुख्य नियम दिए हैं। तो चलो अपन पढ़ते हैं सबसे पहले तत्परता का नियम। कल रात में जो लाइव क्लास होती है उसमें भी इसी को अपन ने पढ़ा था, पूरा लाइव रिवाइज किया था, रिवीजन किया था। तो थॉर्नडाइक को बहुत अच्छे से उसमें ही पढ़ा था, और फिर से इसमें भी यही नंबर आया हुआ है। इसे कहते हैं कॉन्सिडेंस, है ना, इत्तेफाक। चलो, तत्परता का नियम क्या बोलता है, सीखने के इस नियम से अभिप्राय है, जब प्राणी किसी कार्य को ना करने के लिए तैयार रहता है तो उसमें उसे आनंद आता है। ठीक है, आनंद आता है, और वह उसे शीघ्र सीख लेता है। ना हटा देना, सीखने को करने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, ये गड़बड़ लिखा गया है यहाँ पे। किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहता है तो उसमें उसे आनंद आता है, और वह उसे शीघ्र सीख लेता है, तथा जिस कार्य के लिए वह तैयार नहीं होता है उस कार्य को करने के लिए
बाध्य किया जाता है तो वह झुंझला आता है और उसे शीघ्र सीख नहीं पाता। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित है। इच्छा ना होने पर प्राणी डर के मारे पढ़ने अवश्य बैठ जाएगा लेकिन कुछ सीख नहीं पाएगा। ठीक है, तत्परता ही बालक के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक होती है। वास्तव में तत्परता के नियम का तात्पर्य है कि जब प्राणी अपने को किसी कार्य को करने या सीखने के लिए तैयार समझता है तो वह बहुत शीघ्र कार्य करता है या सीख लेता है और उसे अधिक मात्रा में संतोष भी मिलता है। सीखने को तैयार ना होने पर उसे उस क्रिया में असंतोष मिलता है। अगला है अभ्यास का नियम। इस नियम के अनुसार किसी क्रिया को बार बार करने या दोहराने से वह याद हो जाती है और छोड़ देने पर या ना दोहराने पर भूल जाते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है? अभ्यास का नियम। इस प्रकार यह नियम प्रयोग करने तथा प्रयोग न करने पर आधारित है। उदाहरणार्थ, कविता और पहाड़े याद करने के लिए उन्हें बार बार दोहराना पड़ता है तथा अभ्यास के साथ साथ उपयोग में भी लाना पड़ता है। ठीक है, अगले पेज पर चलते हैं। ऐसा ना करने पर सीखा हुआ कार्य भूलने लगता है। उदाहरणार्थ, याद की गई कविता को कभी ना सुनाया जाए तो वह धीरे धीरे भूलने लगती है। यही बात साइकिल चलाना, टाइप करना, संगीत आदि में भी लागू है। थॉर्नडाइक के अनुसार अभ्यास के नियम के अंतर्गत 2 उपनियम शामिल हैं। ठीक है, अभ्यास के नियम में दो नियम हैं। जैसे उपयोग का नियम, जब एक परिवर्तनीय संयोग एक स्थिति और अनुक्रिया के बीच बनता है तो अन्य बातें समान होने पर वह संयोग दृढ़ हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है अनुप्रयोग का नियम। अनुप्रयोग के नियम के अनुसार कुछ समय तक किसी परिस्थिति और अनुक्रिया के बीच पुनरावृत्ति न होने से संयोग क्षीण पड़ जाते हैं। ठीक है, डगलस और हॉलैंड के अनुसार जो कार्य बहुत समय तक किया या दोहराया नहीं जाता वह भूल जाता है। इसी को अनुप्रयोग या अन्यभ्यास का नियम भी कहते हैं। अब आता है आपका प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक का यह नियम सीखने और अध्यापन का आधारभूत नियम है। इस नियम को संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसके अनुसार जिस कार्य को करने से प्राणी को हितकर परिणाम प्राप्त होते हैं और जिनमें सुख और संतोष प्राप्त होता है उसी को व्यक्ति दोहराता है। जिस कार्य को करने से कष्ट होता है और दुखद फल प्राप्त होता है उसे वह नहीं दोहराता। इस प्रकार व्यक्ति उसी कार्य को सीखता है जिससे उसे लाभ मिलता है तथा संतोष प्राप्त होता है। संक्षेप में, जिस कार्य को करने से पुरस्कार मिलता है उसे सीखते हैं और जिस कार्य को करने से दंड मिलता है उसे नहीं सीखा जाता। इसके विपरीत दुखद तथा असंतोष परिणामों से उत्तेजना तथा अनुक्रिया का संबंध जो है वो दुर्लभ हो जाता है। ठीक है, अगला है आपका सीखने के गौण नियम। गौण नियम कितने हैं? 5 हैं। तो पहला नियम क्या है? बहु प्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति के सामने जब नवीन समस्या आती है तो वह उसे सुलझाने के लिए विविध प्रयास की क्रियाएं करता है और तब तक करता है जब तक कि वह सही अनुक्रिया की खोज नहीं कर लेता। ठीक है, सही उसे अनुक्रिया नहीं मिल जाती तब तक वो बार बार प्रयास करता है। ठीक है, अनेक तरह की प्रतिक्रियाएं करता है। एक से काम नहीं हो रहा, दूसरी से काम नहीं हो रहा, तीसरा नियम है ना, जिस विधि से वो लक्ष्य मिल जाएगा तब तक वो लगा रहेगा। ठीक है, ऐसा होने पर उसकी समस्या सुलझ जाती है और उसे संतोष मिलता है। असफल होने पर व्यक्ति को हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए बल्कि एक के बाद एक अन्य उपाय पर अमल करते रहना चाहिए जब तक कि सफलता प्राप्त न हो जाए। यह नियम प्रयत्न एवं भूल पर आधारित है। अगला है मानसिक स्थिति का नियम। इस नियम को तत्परता या अभिवृत्ति का नियम भी कहते हैं। यह नियम इस बात पर बल देता है कि बाह्य स्थिति की ओर प्रतिक्रियाएं व्यक्ति की मनोवृत्ति पर निर्भर करती हैं। अर्थात यदि व्यक्ति मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार है तो नवीन क्रिया को आसानी से सीख लेगा। ठीक है, और यदि वह मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं है तो उस कार्य को नहीं सीख सकेगा। निद्रा, सभ्यता, थकावट, आकांक्षाएं, भावनाएं आदि हमारी मनोवृत्ति को प्रभावित करती हैं। उदाहरणार्थ, मूर्ति को देखकर हिंदू हाथ जोड़ लेते हैं,
मूर्ति के सामने मस्तक टेककर संतुष्ट होते हैं और मूर्ति को चोट पहुंचाने से उन्हें भी चोट पहुंचती है। ठीक है। इसके बाद आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या है? यह नियम इस बात पर बल देता है कि कोई एक प्रतिक्रिया संपूर्ण स्थिति में के प्रति नहीं होती, वह केवल संपूर्ण स्थिति के कुछ पक्षों अथवा अंशों की ओर होती है। जब हम किसी स्थिति का एक अंश दोहराते हैं तो प्रतिक्रिया हो जाती है। इस नियम में इस प्रकार अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाता है। यह नियम इस बात पर बल देता है कि कोई एक प्रतिक्रिया संपूर्ण स्थिति के प्रति नहीं होती, यह केवल संपूर्ण परिस्थिति के कुछ पक्षों अथवा अंशों के प्रति होती है। पाठ योजना को छोटी छोटी इकाइयों में व्यक्त करके पढ़ाना इसी नियमों पर आधारित है। जैसे हम और तुम पढ़ते हैं कुछ कुछ पार्ट में 8-10 पेज आज कर लिए, 8-10 पेज कल कर लिए, तो ये क्या है आपका, क्या कौन सा नियम है ये आपका, कहा गया आंशिक क्रिया का नियम। ठीक है। तो आंशिक क्रिया को करके समस्या का हल ढूंढ लेने को ही थार्नडाइक के आंशिक क्रिया का नियम बताया है। ठीक है। अगला देखेंगे समानता का नियम। इस नियम का आधार पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव है। किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के समय उपस्थित होने पर व्यक्ति उसे मिलती जुलती अन्य परिस्थिति या समस्या का स्मरण करता है जिससे वह पहले ही गुजर चुका है, और ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति नवीन परिस्थितियों में भी वैसी ही अनुक्रिया करता है जैसे उसने अपनी पुरानी परिस्थिति में की थी। समान तत्वों के आधार पर नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबद्ध करके पढ़ाने से सीखना सरल हो जाता है। ठीक है। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र इसी नियम पर आधारित है। ओके। अगला है साचार्य परिवर्तन का नियम। जैसा कि इस नियम के नाम से ही स्पष्ट है, इसमें सीखने की अनुक्रिया का स्थान परिवर्तन होता है। यह स्थान परिवर्तन मूल उद्दीपक से जुड़ी हुई अथवा उसकी किसी सहचारी उद्दीपक वस्तु के प्रति किया जाता है। उदाहरणार्थ, भोजन सामग्री को देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है, लेकिन कुछ समय बाद खाने के प्याले को देखकर भी लार टपकने लगती है। थार्नडाइक ने अनुकूलित अनुक्रिया को सहचारी स्थान परिवर्तन का एक विशेष रूप माना है। ठीक है। अगला है सीखने के सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। सीखने के सिद्धांत से तात्पर्य एक ऐसी सैद्धांतिक व्याख्या से है जिसके माध्यम से सीखने की वैज्ञानिक व्याख्या की जा सकती है। इस व्याख्या का मुख्य उद्देश्य 3 प्रश्नों के उत्तर की प्राप्ति होता है। पहला है व्यक्ति क्यों सीखता है, दूसरा व्यक्ति कैसे सीखता है, और व्यक्ति क्या सीखता है, क्यों, कैसे, क्या। ठीक है। सीखने का प्रमुख सिद्धांत निम्नवत है। थार्नडाइक का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, पावलोव का अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत, स्किनर की क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, कोहलर, कॉफका तथा वर्दाइमर का सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, आसुबेल का सिद्धांत, कुर्ट लेविन का सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत। ठीक है। अब ये देख लेते हैं थार्नडाइक का प्रयत्न और भूल का सिद्धांत क्या है। E.L. थार्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का यह सिद्धांत सैद्धांतिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत में सहचर्यवाद, डार्विनवाद तथा वैज्ञानिक विधियों का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। थार्नडाइक एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा कि जब कोई उद्दीपन व्यक्ति के सम्मुख किया जाता है तो वह व्यक्ति उस उद्दीपन के प्रति विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं करता है। इनमें से सही अनुक्रिया का संबंध उस उद्दीपन के साथ हो जाता है, अर्थात यही संबंध सीखना है। थार्नडाइक के सिद्धांत को इसी आधार पर विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे थार्नडाइक का संबंधवाद, उद्दीपक अनुप्रतिक्रिया सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल, संबंधवाद का सिद्धांत और सीखने का संबंध सिद्धांत। ओके, आगे देखते हैं। थार्नडाइक के सीखने का मत प्रयास और भूल प्रतिक्रिया का था,
जिसमें पशु अथवा मानवीय प्राणी सही प्रक्रिया को धीरे धीरे चुनता था और उसको उपयुक्त उद्दीपक के साथ संयोजित कर लेता था। उनका यह मत इस अवलोकन पर आधारित था कि जब पशु, बच्चे अथवा प्रोण अपने को ऐसी नवीन स्थिति में पाते हैं जिसमें वे नहीं जानते कि वो जो करना चाहते हैं उसको कैसे करें, तब वे उस क्रिया प्रतीक रूपों का उपयोग करते हैं जिससे वे पहले दक्ष होते हैं। ऐसी स्थिति में वे प्रक्रिया करने के अनेक प्रकार के साधन जुटाने का प्रयत्न तब तक करते रहते हैं जब तक सिद्धांत तक वे इस विधि के माध्यम साधन नहीं ढूंढ लेते जो उनको सफलता दिला सके, है ना। मतलब कोई ना कोई वो एक तरकीब लगाएंगे, वो नहीं काम करेगी, दूसरी लगाएंगे, तब तक कराएंगे जब तक कि उनको सफलता ना मिल जाए। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग बिल्ली, कुत्ते, मछली तथा मानव बालक पर किए। इन सभी प्रयोगों में बिल्ली पर पहली बॉक्स में किया गया वर्दिम प्रयोग काफ़ी मशहूर हुआ था। प्रयोग तो बहुत किए थे लेकिन ये सबसे फेमस हो गया था। ठीक है, तो देख लो इसमें क्या हुआ था। ये बिल्ली है, ये बिल्ली है, ये गेट है ना, ये अंदर लीवर लगा हुआ चटकनी है। ठीक है, और ये बाहर उनका क्या रखा है, मछली रखी हुई है, मृत मछली। ठीक है, अगला है वयस्क लोग भी ड्राइविंग टाई की गांठ कोई खेल इसी सिद्धांत के अनुसार सीखते हैं कि बार बार ट्राई करते हैं, गलत होती है, फिर उसको सुधारते हैं। इस तरीके से चलता रहता है। अधिगम में प्रयास एवं भूल समाहित रहता है। अधिगम अनुबंध का परिणाम है। अधिगम में समय उत्तरोत्तर होता है। अधिगम संज्ञान पर आधारित नहीं होता। चालक भूख, लक्ष्य क्या है, भोजन, अवरोध क्या है, लोहे की सलाख है, और अनियमित अनुक्रिया संयोजनवाद सफलता। ठीक है, एक उद्दीपक होता है जो उसे एक विशेष प्रकार की अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, एक उद्दीपक है जो उसे कोई विशेष प्रकार की प्रक्रिया या अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है, एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है जिसे उद्दीपक प्रक्रिया यानी SR बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब है अगला, बिल्ली के समान ही बालक का चलना, चम्मच से खाना, जूते पहनना आदि आ जाएगा। थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व क्या है। बड़े व मंदबुद्धि वाले बालकों के लिए उपयोगी है। धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास होता है उनमें। सफलता के प्रति आशा, कार्य की धारणा स्पष्ट, शिक्षा के प्रति रुचि, और गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषयों के लिए उपयोगी। अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता का विकास और भाषा में शुद्ध उच्चारण का विकास। ठीक है, तो ये हो गया है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्या है। अब जी देखो यहाँ पे तो इनका ख़त्म हो चुका है। तो वैसे तो मैंने इसीलिए फ़ोटोज़ निकालनी थी कि पूरा करेंगे आज, पावलाव भी कर लेंगे, लेकिन है ना आंखें साथ नहीं दे रही, नींद आ रही है बहुत। रात के बच्चों के हैं 12:30 और पता नहीं आज थकान के कारण क्या नींद आ रही है। तो आज अपन यही स्टॉप कर देते हैं, कल अपन पावलाव का पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना छोड़ देते हैं। थॉर्नडाइक हमने कंप्लीट कर लिया। कल अपन क्या क्या कर लेंगे, कल पावलाव कर लेंगे और अगले मनोवैज्ञानिक 2 कर लेंगे कल अपन कंप्लीट। कल थोड़ी लंबी क्लास रख लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।